रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक ही सेंटेंस दो बार है। समझ में आ रहा है? आज हम सेंटेंसेस को कैसे पढ़ा जाता है और चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह क्या होते हैं, और जो भी हमारा लिटरेचर होता है एक्टर होने के नाते हमें कैसे पढ़ना चाहिए, आज हम वो सीखेंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक्टिंग क्लास विद राजेंद्र सर। और इस क्लास में हम लोग अभिनय की बारीकियों को सीखते हैं। आजकल क्योंकि आवाज़ पे काम चल रहा है तो मैंने सोचा कि आवाज़ की छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझा दी जाए। उच्चारण बताया आपको मैंने, वॉइस क्लियरिटी बताई। और अगर आपने नहीं की है या नहीं समझी और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको सारे के सारे लिंक्स, आप फिर से उनको देखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। देखिए, सिर्फ एक्टिंग के लिए बोलना ज़रूरी नहीं है, अपनी ज़िंदगी में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए भी आपका बोलना और बोलने का तरीका सीखने की ज़रूरत है। तो आज विराम चिन्हों के बारे में बात करेंगे। तो रोको मत जाने दो मैंने बोला, अब ये 2 बार लिखा था, ठीक है? तो अगर हम एक चिन्ह जिसे कहते हैं कोमा, दिखाई दे रहा है कोमा। अब ये कोमा जो है इसको हम अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प विराम। यानी कि जब हम बोलते हैं और बोलते वक्त में एक स्पेस होता है जहां पर हल्का सा हमें सांस लेना होता है। सांस लेने की प्रक्रिया ही हमारे शब्दों को नया अर्थ दे देती है या हमारे वाक्य को नया अर्थ दे देती है। जैसे हमने बोला रोको मत जाने दो। अब ये जो 2 बार लिखा हुआ है, मैं इसके अंदर 2 जगह में अलग अलग विराम चिन्ह लगाऊंगा, अल्प विराम लगाऊंगा। तो देखिए कैसे एक चमत्कार होता है और एक वाक्य का मतलब ही बदल जाता है। देखा? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। यानी कि पहला सेंटेंस जो है वो आदेश दे रहा है किसी व्यक्ति को, रोको मत जाने दो, और दूसरा सेंटेंस कह रहा है रोको मत जाने दो। यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य का विपरीतार्थक है। तो हमें सांस लेना सीखना पड़ेगा कि जब हम बातचीत करते हैं एज एन एक्टर, और जब हम अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि चिन्ह का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, विराम चिन्ह का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जिसमें अभी हमने सीखा कोमा का प्रयोग। कोमा केवल एक वाक्य को ही रूप नहीं बदल देता है, बल्कि जब हम बातचीत करते हैं, जैसे शीला, बबीता, कविता, ये तीनों लड़कियां एक तरफ खड़ी हो जाएं, यानी कि एज एन एक्टर जब आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन देते वक्त में एक एक वर्ड समझ में आए, और ये चिन्हों का ही महत्व है। और एक बात ध्यान से सुनिए, एक्टर ही ऐसा व्यक्ति होता है जब बातचीत करने के दौरान चिन्हों का इस्तेमाल करता है। तो कोमा के बारे में समझ गए होंगे उम्मीद है। उसके बाद में जब हमारी बात खत्म हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब, विराम मतलब रुकना, और पूर्ण का मतलब पूरा, यानी कि आपने अपनी बात खत्म कर दी है। जैसे मैंने अभी बात खत्म कर दी अपनी। तो जैसे उसका चिन्ह हम देख लेते हैं एक बार। चिन्ह हमारा ये है, देखिए बीच में दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है? एक डंडा लगा होता है, इंग्लिश में डॉट होती है, हिंदी में डंडा होता है। तो एक्टर को यह समझना जरूरी है कि मेरी बात कब खत्म हुई, और जब खत्म हुई तो हमने अपनी बात कह दी। उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे तुम बहुत सुंदर हो, पापा चले गए, मैंने खाना खा लिया, मैं बहुत तेज दौड़ा। यानी कि जो भी मैंने किया वो डेफिनेट कर दिया, और जब डेफिनेट कर देते हैं तो उसके बाद में बात हमारी खत्म हो जाती है, और बात खत्म हो जाती है तो उसके बाद में हमें पूरा का पूरा सांस लेना पड़ता है। इसके बाद एक और चिन्ह है जो बड़ा ही चमत्कारिक है, उसको बोलते हैं हम अर्धविराम। अर्धविराम का मतलब कि जो अल्प विराम है उससे कम सांस लेनी है,
यानी उससे ज़्यादा लेनी है, और पूर्ण विराम से थोड़ी कम लेनी है। उसका चिन्ह देखेंगे आप तो ये देख रहे हैं, किताबों में ज़रूर देखा होगा, और लेकिन क्योंकि हम जब एज एन एक्टर जब तैयारी करते हैं और जब हमें इनिशियल पीरियड होता है तो इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है, और ज़्यादातर बताते भी नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ कैरेक्टर तैयार करते हैं नाटक सिखाते वक्त में, एक्टर तैयार नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सारी बातें बताऊं, सारी चीज़ें सिखाऊं, ताकि कल मैं उसके साथ में नहीं हूं तब भी वो अपने आप को कहीं पर भी कमज़ोर ना समझे। तो ये जो हमने देखा है ये है अर्धविराम। अब अर्धविराम क्या है? अर्धविराम पूर्ण विराम से पहले की स्थिति है, यानी कि बात खत्म नहीं हुई है। उस वक्त में आपको उसमें लगना चाहिए कि जैसे बात खत्म हो गई है, लेकिन तुरंत दूसरी बात शुरू हो जाती है। इसका उदाहरण मैं देता हूं कि राधिका मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन मैं अपनी बीवी को भी प्यार करता हूं। यानी कि मैं राधिका मैं तुम्हें प्यार करता हूं, यहाँ पे मैंने रुका और उसके बाद में मैंने कहा मैं अपनी बीवी को भी प्यार करता हूं। मुझे टमाटर खाने बहुत पसंद है, गोभी भी अच्छी लगती है। बात एक खत्म हुई और दूसरी उसके साथ जुड़ी। बात पूरी तरह खत्म नहीं करनी होती है और उसके बाद में दूसरी बात आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अर्धविराम। ठीक है, और आप अब किताबें जब पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा पढ़ते वक्त में। इसके बाद हम समझेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आपने देखा होगा, जिंदगी में प्रश्न तो हमारे सबके हैं। जैसे कोरोना आया तो सबसे ज्यादा एक्टर्स की जिंदगी में प्रश्न आ गया, क्योंकि भाई जो सरकारी नौकरी लगी है उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो रहा है, बाकी जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं कहीं ना कहीं मालिक मदद कर रहे हैं, जो फ्रीलांस एक्टर है वो तो बर्बाद है। तो चलिए चलता रहेगा सारा। तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करते हैं। ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, हम बातचीत करते हैं, इसमें एक सुर होता है, एक ताल होता है, एक रिदम होता है, और अगर जो एक्टर रिदम को समझ गया तो अपनी बातचीत में भी रिदम ले आएगा। जैसे मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ तो इसमें एक रिदम है, इससे पहले मैं थोड़ी स्पीड में बोल रहा था, अभी मैंने रिदम को थोड़ा सा टेम्पो थोड़ा मैंने डाउन किया है। और प्रश्नवाचक चिन्ह में सुर का खेल है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुमने खाना खा लिया? इतना बड़ा पहाड़, वो कौन है? अब कौन है, क्या है, तुमने खाना खा लिया, जहां पर क्या, कौन, कहां, कैसे, WH फैमिली हम लोग जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो आ जाती है, वहां तो समझ में आ जाता है। लेकिन जहां पर ये शब्द नहीं आते हैं, जैसे मैंने बोला इतना बड़ा पहाड़, नदी गहरी थी, गहरी थी, तो जहां थी को मैंने ऊंचा स्वर कर दिया। हमेशा टेल खींचती है, जब प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं तो उसकी टेल खींचती है, तो उससे पता लग जाता है कि ये प्रश्न है। ये आपको समझना जरूरी है। आप सुनिए अपने आप को, क्या प्रश्न की तरह पूछा जा रहा है? जब प्रश्न की तरह पूछा जाएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह ना होते, क्योंकि एक्टर ही बताएगा कि वो किस भाव को उद्वेलित कर रहा है, या क्या भाव क्या निकल कर आ रहा है, वो मंतव्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है लाइन बोलने का। तो अभी हमने समझा प्रश्नवाचक चिन्ह को। अन्य चिन्हों में मैं 3 चिन्ह एक के बाद एक बताऊंगा। 2 चिन्ह जो हैं इसमें लगभग में हमें एक ही जैसे लगते हैं और उनका प्रयोग थोड़ा बहुत एक जैसा है, जिनको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास। तो ये 2 तरीके के होते हैं, आप ये देख रहे होंगे 1, 2। आपने देखा होगा कि एक शब्द को 2 चिन्हों के बीच में घेर देते हैं और एक बार 4 के बीच में घेरते हैं। अब नाटक पढ़ते वक्त में और या कोई लाइन पढ़ते वक्त में हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाला चिन्ह कैसे है। जैसे संविधान इस देश को चलाता है, शाहरुख खान इस फिल्म का हीरो है, राजेंद्र कुमार एक्टिंग सिखाते हैं। तो जो एक पर्टिकुलर आपने बीच में कहीं पर एक शुरुआत में, ये मैंने शुरुआत का उदाहरण दिया है कि आप एक पर्टिकुलर चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं, तो वो आप इन्वर्टेड कॉमा सिंगल में देते हैं। जैसे मैं रोजाना काम पर जाता हूं, किशन रोजाना नहीं आता, तो जब मैंने किशन बोला तो किशन को इन्वर्टेड कॉमा में अगर डाल दिया तो स्पेसिफाई कर दिया। इसके अलावा उदाहरण चिन्ह है, अवतरण चिन्ह मैंने आपको बता दिया, अभी उदाहरण चिन्ह है।
उद्धरण चिन्ह बहुत ज्यादा ही हमारे इस्तेमाल में आता है। जैसे ये देखिए, इनको इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में देखा होगा आपने, जब डायरेक्ट स्पीच होती है तो डायरेक्ट स्पीच में आप इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में जो है कॉमास को हटा देते हैं। जैसे गब्बर ने कहा, कितने आदमी थे, वो मुझसे बोला बैठ बैठ दीजिए। यानी कि जो उससे पहले का वाक्य है वह जैसे उसने बोला या संज्ञा आपने जो भी बोला उससे पहले में, और जो दो व्यक्ति की बात को जस का तस यानी कि उसी तरीके से बोल देना, स्पेसिफिकली उसी तरीके से बोल देना, ये आपका उद्धरण चिन्ह में आता है। ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर है, और ये बहुत नाटक में आता है। आप नाटक की किताब उठाइएगा और आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें उद्धरण चिन्ह दिया जाता है। तो वो ये स्पेसिफाई करता है कि ये उसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात है। कभी कभी कहानी पढ़ते हुए वक्त में आपके बीच में आ जाती है, तो वो उद्धरण चिन्ह बीच में भी आ जाते हैं। आखिरी में है दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण ज्यादातर संगीत में इस्तेमाल होते हैं, और एक्टर को जब बोलता है तो उसके बाद में ही संगीत है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, रामू ओ रामू, अब ये रामू मैंने बोला है तो रामू को खींच रहा हूं मैं, तो वहां पर आपका ये जो डबल एस के जैसा चिन्ह आ रहा है, ये बीच नीचे आ रहा है, ये ऐसे है। जैसे गा, तो ये ये अलाप जैसा हो रहा है, तो हमारे डायलॉग्स में तो बहुत होता है। तो एक्टर को यह समझना जरूरी है, जब हम यूनिट वर्क करते हैं तो कई बार राइटर आपको दे देता है चिन्ह, और कई बार हमें लगाने होते हैं। तो जो ये सारी चीजें बातचीत चल रही है वो ये इसलिए चल रही है कि अगर आपको राइटर ने नहीं दिया है तो आप जब स्क्रिप्ट पढ़ेंगे अपने हिसाब से भी चिन्ह लगा सकते हैं, अपने हिसाब से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, कहाँ अल्पविराम आएगा, कहाँ अर्धविराम आएगा, कहाँ पूर्ण विराम आएगा, कहाँ प्रश्नवाचक कर सकता हूं मैं उसके बाद। इसके बाद आता है जो एक चिन्ह है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक, अब विस्मय बोधक में विस्मय मतलब किसी चीज से आश्चर्यचकित होना। बाप रे, इतना बड़ा पहाड़, अब इसमें क्वेश्चन मार्क भी है, बट लेकिन बाप रे, दैट इज द आपका सरप्राइजनेस, कि आप सरप्राइज हो रहे हैं, इतनी गहरी खाई, तो ये विस्मय है। इतनी खूबसूरत, मीठा है। These are the things कि आप जहां पर विस्मय करते हैं, आप उसमें अचंभित होते हैं। तो ये हमें ये समझना जरूरी है। मैंने ये ज्यादातर चिन्ह ले लिए हैं, तो इन चिन्हों को समझना जरूरी है। एज एन एक्टर जब आप अपनी स्क्रिप्ट लेंगे, तो जो स्क्रिप्ट आपको मिली हुई है उस स्क्रिप्ट में अगर दिए गए हैं, राइटर ज्यादातर अच्छे राइटर जो होते हैं वो अपने हिसाब से लिख देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, राइटर की परसेप्शन और एक्टर की परसेप्शन में थोड़ा, और डायरेक्टर की परसेप्शन में चेंजेस होते हैं। तो कई बार हमें डायरेक्टर के हिसाब से स्टोरी को, कहानी को रिसाइट करना होता है, या अपने डायलॉग्स को बोलना होता है। तो उसमें फिर आपको काम करना पड़ेगा। हमेशा अपनी स्क्रिप्ट लीजिए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, फिर उसमें यूनिट वर्क कीजिए। आप शुरू कहां से करेंगे? आप शुरू करेंगे एक लाइन से। शब्दों को, एक शब्द को पढ़िए, और शब्द को लगता है कि लाइन के बीच में कहीं कोमा आ सकता है, कहीं पूर्ण विराम आ सकता है, कहीं विस्मय बोधक आ सकता है। मोस्टली तो लोग लाइनें डाल लेते हैं, लेकिन अगर लाइनें डाल लेंगे तो लाइनों का अर्थ हमें समझ में नहीं आता है बाद में, कि मैंने लाइन डाली क्यों थी, या ये लाइन क्यों डाली थी। ज्यादातर एम्फेसाइज करने को बोलते हैं, इस शब्द पर जोर दे रहा हूं, बट उस शब्द के जोर के पीछे किस भाव में देंगे। आमिर खान जी की फिल्म है पीके, आपने पीके देखी होगी। पीके में जो एक अच्छा शब्द है, उसको बड़े अच्छे तरीके से किस तरह से वॉइस में आप कमाल करके रख सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आपने, मतलब आमिर खान तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट आप भी वैसे ही हो सकते हैं। बस शर्त और जरूरत यह है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इन चिन्हों को समझना पड़ेगा। उम्मीद है आज मैं आपको समझा पाया। आगे वॉइस मॉड्यूलेशन पे बात करेंगे, जो मैंने सुर की बात की थी
क्योंकि वॉइस में इसके बाद में बोली भाषा भी है, तो बोली क्या है, भाषा क्या है। कई बार हम यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब के होते हैं और हमें हिंदी प्ले करना पड़ता है या हिंदी फिल्म में काम करना पड़ता है, तो किस तरीके से हमारी बोली भाषा हमारे ऊपर में असर रखती है। और वो एक नेचुरल थिंग है, उतना आसान नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हम एक्टर हैं तो हमें वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करेंगे, बोली भाषा पे बात करेंगे, कैरेक्टराइजेशन पे बात करेंगे, ये सारी चीज़ों पे। वॉइस पे तो अभी हम बात करते हैं, वॉइस को हम सीखते हैं। हाँ, अब रही आपसे जो मुझे उम्मीद है, आप इस वीडियो को देखिए, ना केवल सिर्फ एक्टर्स को शेयर करना है आपको, अपने बच्चों को बताना है, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, जिनको लगता है कि भाई ये पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। क्योंकि आप जब पोइट्रीज बोलते हैं तो आपको विराम चिन्हों की, इन सारी चिन्हों की जरूरत होती है। जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, स्टोरी राइटिंग करते हैं, तो आपको जरूरत होती है। तो अपने दोस्तों को वीडियोस को शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मुझ में कुछ कमियां हैं, तो आपको लगता है कि मैं ये चीज़ों को सुधार सकता हूँ, और या आपके कोई क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच इतना समय देने के लिए, धन्यवाद।